हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 भू आकृतियाँ तथा उनका विकास, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। यह इस चैप्टर का 10वां पार्ट है। अगर आपने इसके बाकी के 9 पार्ट्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसे ज़रूर देखें। हमने 9 पार्ट्स में पढ़ चुके हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करवा चुके हैं। फिर हमने यहाँ पर पढ़ा था हिम नदीय प्रक्रियाओं के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्लेशियल प्रोसेस। हमने जाना था कि इन ग्लेशियल प्रोसेस से हमें कितने टाइप के लैंडफॉर्म हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर हमने लास्ट टॉपिक में हम पढ़ रहे थे कि तरंगे व धाराओं से हमें किन तरह की स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। तो फिर इसके हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे जो कि हम इस वाली वीडियो में कवर करवाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कि जो तरंगे हैं, समुद्र के अंदर तरंगों से किस तरह के लैंडफॉर्म बनते हैं, और उन सभी लैंडफॉर्म को हमने मुख्य रूप से 2 भागों में हमने बांटा था। पहला जो पार्ट था उसका कि वो था ऊंचे चट्टानी तट, यानी कि हाई रॉकी कोस्ट, जो कि हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे निम्न समतल व मंद ढाल के अवसादित तट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लो स्मूथ एंड जेंटली स्लोपिंग सेडिमेंट्री कोस्ट। चलिए फिर आइए जानते हैं कि निम्न समतल अवसादी तट होते क्या हैं। तो देखिए, जैसे कि इस टॉपिक का नाम ही है निम्न अवसादी तट, तो पहले हम इस टॉपिक को वर्ड टू वर्ड हम इसको क्लियरफाई कर लेते हैं। जैसे ही जब आप इस टॉपिक को पूरी तरह से जान जाओगे तो फिर आप 80% इसका हिस्सा इसी टॉपिक में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए एक एक शब्द को हम यहाँ पर जानते हैं। पहले हम जानते हैं निम्न यानी कि लो को। अब देखिए, मान के चलिए मैं आपको एकदम स्टार्टिंग में लेके जाता हूँ। देखिए, हमारे जो जितने भी जो नदियाँ होती हैं वो एक हिमनद से स्टार्ट होती हैं। मान के चलिए कि ये बर्फ़ का पहाड़ है और ऊपर से यहाँ से नदी बहना शुरू होती है। स्लोप क्या होता है? तो देखिए, पहाड़ का ये जो ढाल है इसको हम स्लोप बोलते हैं। ठीक है, जो पहाड़ का जो ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि स्लोप हमारा जितना ज़्यादा होगा, मान के चलिए अगर ये स्लोप 45 डिग्री होगा तो इसका मतलब ये है कि पानी के जो ऊपर से बहने की जो स्पीड है पानी का, जब ऊपर से नीचे की ओर जाएगा तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि GF यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से पानी की ऊपर से नीचे की गिरने की जो रफ्तार होगी वो भी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। जिसकी वजह से क्या होगा? जो छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर नदी को लेके जाने की जो क्षमता है, जो ट्रांसपोर्टेशन जो पावर है, वो भी क्या बढ़ जाएगी? नदी की बढ़ जाएगी, है ना। अब देखिए होगा क्या, जब स्लोप 45 डिग्री से घट करके जब वो 15 डिग्री पे आ जाएगा, या फिर जब वो मान के चलिए या वो 20 डिग्री पे आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा था कंकड़ पत्थरों का, उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको हम लो बोलते हैं, यानी कि निम्न बोलते हैं। यहाँ पर जो निम्न का जो मतलब है वो क्या है? वो है हमारे जो स्लोपी एरिया के घटने से इसका मतलब है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, जितना ज़्यादा स्लोपी एरिया घटेगा, जितना ज़्यादा स्लोप घटेगा, तो इसका मतलब है कि जो नदी है हमारी वो ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम कर पाएंगे। किनका? कंकड़ पत्थरों का। ठीक है, अब ये जो कंकड़ जो पत्थर हैं जो हम आपको बोल रहे, कंकड़ पत्थर होते कैसे हैं, तो इसकी बहुत लंबी कहानी है कि चट्टानों का अपर्दन होगा, और अपर्दन होने से जो पत्थर हैं हमारे वो छोटे छोटे भागों में बढ़ जाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम यहाँ पर बोलते हैं अवसाद बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो यानी कि जो नदी अपने साथ जो कंकड़ पत्थरों को जो लेकर के आ रही थी, इसको हम क्या बोलते हैं? अवसाद बोलते हैं, यानी कि सेडिमेंट्री बोलते हैं। तो अब देखिए, आपको यहाँ पर 2 चीज़ें क्लियर हो चुकी है। एक तो आपको निम्न आपको क्लियर हो चुका है और अवसाद क्लियर हो चुका है, यानी कि सेडिमेंट्री यहाँ पे आपको क्लियर हो चुकी है। अब देखिए, होता क्या है कि जैसे जैसे नदी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की जो पावर है वो कम होती चली जाएगी, तो वैसे वैसे ही होगा क्या कि नदी इन सारे कंकड़ पत्थरों को डंप करना शुरू कर देगी, यानी कि उनको छोड़ना शुरू कर देगी। जब नदी कंकड़ पत्थरों को छोड़ती है, मान के चलिए कि यहाँ पर नदी ने कंकड़ पत्थरों को छोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस जगह को हम क्या बोलेंगे? इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे निक्षेपण, यानी कि डिपॉजिट हम इसको बोलेंगे।
जब किसी जगह पर जब बहुत ज़्यादा मात्रा में अवसाद यानी कि सेडिमेंट्री इकट्ठी हो जाती है तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, तो इस कहानी का मतलब क्या है कि जब नदी अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थरों को ला करके एक जगह से दूसरी जगह छोड़ती है तो वहाँ पर एक तरह का न्यू लैंडफॉर्म क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं डेल्टा। जैसे कि आपके सामने यह एक इमेज है, इस इमेज के अंदर देखिए ये जो आपको ये जो लैंडफॉर्म देखने को मिल रहा है, ये सारा जो लैंडफॉर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेल्टा, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इस इमेज में आप देखोगे तो यहाँ पर जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा कम है, वो इतना ज़्यादा कम है कि यहाँ पर नदी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं लैगून व ज्वारीय संकरी खाड़ी के रूप में जल भराव के अतिरिक्त तट रेखा चिकनी हो जाती है। देखिए होता क्या है कि जो लैगून होता है, चलो मैं आपको एक इमेज के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ कि लैगून क्या होता है। आपके सामने एक इमेज है, इस तरह का ये जो लैंडफॉर्म है इसको हम यहाँ पर लैगून बोलते हैं। तो देखिए ये जो लैंडफॉर्म है, ये जो आप जो बीच वाली ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट क्या है, ये भी क्या है, सेडिमेंट्री है। ठीक है, ये क्या है, सेडिमेंट्री, यानी कि अवसाद यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है जिसकी वजह से एक तरह का आपको लैंडफॉर्म देखने को मिल रहा है जो कि पानी के एकदम बीचों बीच है। इस तरह के जो लैंडफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं लैगून, हम यहाँ पर बोलते हैं। हमने देखिए पिछली वीडियो में भी हमने लैगून को काफ़ी डीप में हमने यहाँ पे समझा था। अगर आपको नहीं पता कि लैगून क्या होता है तो फिर आप पिछली वीडियो में जाइए और देखिए, वहाँ पर आप वहाँ पे मैंने आपको एकदम डीपली में मैंने आपको बता रखा है वहाँ पर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इन ढाल के मंद होने के साथ साथ यहाँ पर जलोढ़ पंख व दलदल पाए जाते हैं। देखिए होता है क्या है कि जब ढाल एकदम मंद हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाते हैं, देखिए जैसे इस तरह की जो ढाल है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ढाल बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म बनते हैं, जैसे कि ये क्या है, ये एक तरह का डेल्टा है। तो जैसे ही ढाल ख़त्म होते तो आपको एक अलग तरह का लैंडफॉर्म देखने को मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ पंख बोलते हैं। अब ये जलोढ़ पंख क्या होता है मैं आपको एक इमेज के साथ मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए आपके सामने ये जो इमेज है इसी को हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ पंख, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। होता है इसके अंदर कुछ नहीं कि जो हमारा जो मटेरियल है, जो हमारे जो अवसाद है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ पंख, हम इसको बोलते हैं। देखिए होता क्या है कि जितने भी जो आकृतियाँ बनती हैं, जितने भी जो शेप बनते हैं, उनको अलग अलग तरह के नाम यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर अभी डीपली में समझने की ज़रूरत नहीं जलोढ़ पंख क्या है, तो आप सिर्फ एक इमेज से ही देख लीजिए, क्योंकि इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर इस चैप्टर में जलोढ़ पंख ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रखा है, वो पीछे वाले चैप्टर में अच्छे से डिफाइन कर रखा है। तो अभी हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, तो इतना ही काफ़ी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मंद ढालों पर लहरों के आने के कारण अवसादों का परिवहन होता है, जिसके कारण लैगून, अवरोधिकाएं तथा स्पिट जैसे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो फिर देखिए लैगून क्या होता है, हमारे अवरोधिकाएं क्या होती है, स्पिट क्या होते हैं। ठीक है, इस तरह के स्थलाकृतियों के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर बताया था। तो देखिए फिर भी देखिए होता है क्या कि जब हमारे मंद ढाल होते हैं, यानी कि जो हमारा जो स्लोपी एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, उसका स्लोपी एरिया ज़्यादा नहीं होता, 10 डिग्री या फिर 15 डिग्री के आसपास जब होता है, तब ऐसी अवस्था में जब लहरें जब इन वाली सरफेस एरिया पर जब आती हैं तो वो अपने साथ काफ़ी सारी सेडिमेंट्री यानी कि छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक है, आप ज़रा मान के चलिए ये पॉइंट ए है। ठीक है, यहाँ पर जो सेडिमेंट्री है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, समुद्र के अंदर लहरें आएंगी और इस जगह से दूसरी जगह सेडिमेंट्री को लेकर के जाएंगे और यहाँ पर बी जगह पर डंप कर देंगी। जब एक जगह से दूसरी जगह जब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है, तो फिर होगा क्या, तो जब बी जगह पर अवसाद इकट्ठे होंगे यानी कि सेडिमेंट्री यहाँ पर डिपॉजिट कर दी जाएगी, तो उससे आपको काफ़ी सारे क्या देखने को मिलेंगे, लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर लैगून देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको अवरोधिकाएं देखने को मिलेंगी, स्पिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब देखिए मान के चलिए कि हमारा जो यहाँ पर लैगून यानी कि
ये वाला पार्ट यहाँ पर हमारा लैगून यहाँ पर डेवलप हो चुका है, ठीक है, सेडिमेंट्री इकट्ठी और लैगून बन गया यहाँ पर। फिर होगा क्या, फिर देखिए लैगून बाद में चलकर दलदल में विकसित हो जाते हैं और यह दलदल आगे चलकर तटीय मैदान में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए ये सारे की सारा एक फेज़ में होता है। पहले आपका लैगून बनेगा, फिर लैगून के बाद वो धीरे धीरे करके वो जगह एक दलदल में विकसित हो जाएगी, ठीक है। फिर दलदल भी आगे चलकर क्या बन जाएंगे, बिल्कुल एकदम जो कोस्टल जो प्लेन आपने जो देखे होंगे वो तटीय मैदान में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखिए ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, बहुत ही लंबा समय इसके अंदर लगता है। इस तरह की स्थलाकृतियों का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि यहाँ पर अवसाद यानी कि जो सेडिमेंट्री का निक्षेपण होता रहे। देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको लैगून के बारे में बताया, ठीक है, या फिर मैंने आपको दलदल या फिर किसी भी तटीय मैदान के बारे में बताया। तो देखिए लैगून जब तक ही अस्तित्व में रहेगा, जब तक यहाँ पर जो सेडिमेंट्री है, जो सेडिमेंट्स है, हमारे जो अवसाद है, वो टाइम टू टाइम एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर क्या होते रहे, ट्रांसफ़र होते रहे। अगर अवसादों का यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा तो लैगून भी आगे चल करके धीरे धीरे गायब हो जाएगा, ठीक है। तो फिर लैगून का जो एग्जिस्टेंस है, जो इसका जो अस्तित्व है, इसी बात पर निर्भर करता है कि यहाँ पर सेडिमेंट्सी यानी कि हमारे जो अवसाद है वो एक जगह से दूसरी जगह लगातार निरंतर रूप से ट्रांसपोर्ट होते रहें, ठीक है। जब तक ये निक्षेपण होते रहेंगे, जब तक पदार्थों का डिपोजिशन होता रहेगा, तब तक इस तरह की स्थलाकृतियाँ अस्तित्व में रहेंगी। जिस दिन इनका निक्षेपण होना बंद होता है तो वैसे ही धीरे धीरे करके लैगून भी क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपर्दित स्थल रूप। देखिए पहले तो अभी हम पढ़ रहे थे निक्षेपण का पढ़ रहे थे। निक्षेपण का मतलब बोले तो यानी कि पॉइंट ए जगह से पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सेडिमेंट्री का ट्रांसपोर्टेशन होता है बी जगह पर, ठीक है। तो उससे जो हमारे जो लैंडफॉर्म बनने थे अभी हमने ये पढ़ा। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, अब हम निक्षेपण नहीं पढ़ेंगे बल्कि अपर्दित पढ़ेंगे, यानी कि जो पॉइंट ए से जो पदार्थ पॉइंट बी पर गए तो यहाँ से जो पदार्थ कम हुए उससे हमारा किस तरह का यहाँ पर एक नया तरह का लैंडफॉर्म क्रिएट हुआ उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर तो देखिए हमारा जो अपर्दित स्थल रूप होता है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे, जैसे कि हमारा भृगु यानी कि क्लिफ, ठीक है, हमारी वेदिकाएं होती हैं यानी कि हमारा टेरेस होता है, हमारे केव्स होते हैं, स्टेक होते हैं। तो धीरे धीरे करके हम इनको यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए हमारा जो भृगु होता है यानी कि जो क्लिफ होता है, पहले हम क्लिफ को यहाँ पर समझ लेते हैं। अपर्दित स्थल रूप मुख्यतः दो तरह के स्थल रूप बनते हैं, तरंग घर्षित भृगु यानी कि वेव कट क्लिफ। अब देखिए क्लिफ क्या होते हैं, देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि क्लिफ क्या होते हैं, लेकिन फिर भी आप एक तरह से समझ लीजिए। आपके सामने एक इमेज है, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर जूम करके मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए आपके सामने ये जो इमेज है ना, ये जो खड़ी चट्टानें हैं, इन्हीं खड़ी चट्टानों को हम क्या बोलते हैं, क्लिफ बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं चट्टानों को हम क्या बोलते हैं, क्लिफ बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है, ये जो क्लिफ होती हैं इनसे जो आपके सामने जो समुद्र देखने को आपको मिल रहा है, देखिए ये क्या है, समुद्र। इन समुद्र में से जो धाराएं हैं वो लगातार इन क्लिफ को क्या करते हैं, हिट करते हैं, ठीक है, लगातार हिट करते हैं। तो लगातार हिट करने से ये जो चट्टानें होती हैं, चट्टानें टूटती रहती हैं, ठीक है। इसलिए ही इसको यहाँ पर क्या कहा गया है, तरंग घर्षित भृगु इसको कहा गया है, क्योंकि जो तरंगे हैं वो लगातार इसको यहाँ पर हिट करती रहती हैं। हिट करने से क्या होता है, इनका अपर्दन होता है, यानी कि ये चट्टानें टूटती हैं और टूटने के बाद यहाँ पर आपको एक अलग तरह का लैंडफॉर्म आपको देखने को मिलता है। वो अलग तरह का लैंडफॉर्म क्या है, इसको हम यहाँ पर बाद में समझेंगे, लेकिन आप पहले ये समझ लीजिए कि इसको हमने यहाँ पर तरंग घर्षित भृगु किस लिए कहा है। तरंग घर्षित भृगु इसलिए ही कहा है क्योंकि पानी से यहाँ पे जो धाराएं हैं, धाराएं यानी कि जो वेवलेंथ है, वेव्स यहाँ पर डायरेक्ट इनको यहाँ पर हिट करती रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक नया तरह का, अलग तरह का लैंडफॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि हम यहाँ पर तरंग घर्षित भृगु
तरंग घर्षित भृगु का हम किस लिए यूज़ करें, आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। समुद्री भृगु का ढाल तीव्र तथा इनकी ऊंचाई 30 मीटर से अधिक हो सकती है। देखिए यहाँ पर जो अगर हम भृगु यानी अगर हम क्लिफ की बात करें तो इनका जो ढाल होता है, इनका जो स्लोप होता है वो काफ़ी तीव्र होता है। ठीक है, एकदम से खड़ी चट्टान की तरह ही होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर इमेज में दिखाया था। अगर हम इनकी यहाँ पर इमेज की बात, अगर हम इनकी हाइट की बात करें तो हाइट इनकी 30 मीटर हो सकती है या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इनकी तलहटी पर एक समतल प्लेटफॉर्म होता है जो समुद्री भृगु से प्राप्त मलबे से ढका होता है। अगर ये प्लेटफॉर्म तरंग की औसत ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं तो इन्हें तरंग घर्षित वेदिकाएं बोलते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर जानते हैं कि जो तरंग घर्षित वेदिकाएं क्या वो होती हैं, यानी कि हम जानेंगे टेरेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए फिर उसी इमेज पे हम वापस चलते हैं। देखिए आपके सामने ये एक इमेज है। ठीक है, चलिए फिर इसको मैंने आपको जूम करके दिखा दिया है। देखिए ये तो है हमारा वाटर सरफेस। ठीक है, ये है हमारा वाटर सरफेस, यानी कि ये हमारा समुद्र है। अब देखिए हो क्या रहा है कि जो समुद्र है वो हमारी इस तरह की जो सी क्लिफ्स है, आप ये जो चट्टाने देख रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लिफ्स बोलते हैं, यानी भृगु बोलते हैं। जब ये धाराएं इनको बार बार हिट करते हैं तो हिट करने से क्या होता है, इनका अपर्दन होता है, यानी कि चट्टानें टूटती हैं और धीरे धीरे करके ये जो समुद्र है, ये समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और इस तरह की कटिंग होती चली जाती है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, ये तो हमारा क्लिफ है, समुद्र की धाराओं से लगातार हिट करने की वजह से इस तरह के यहाँ पर टेरेस बन जाते हैं। देखिए आप ये जो टेरेस देख रहे हैं ना, इस तरह के टेरेस बन जाते हैं। टेरेस ऊपर से कैसे होते हैं, बिल्कुल यहाँ पर प्लेन होते हैं। इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, तो देखिए इन्हीं को ही हम बोलते हैं वेदिकाएं बोलते हैं, तरंग घर्षित वेदिकाएं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेव कट टेरेस हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। टेरेस कैसे बन रहे हैं, ये बन रहे हैं जो हमारा जो वाटर है, हमारा जो जल की जो धारा है वो लगातार इसको हिट कर रही है। ठीक है, लगातार हिट करने से इनकी कटिंग हो रही है और कटिंग होने से इस तरह का ये क्या बन रहा है, लैंडफॉर्म यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई वेदिका यानी कि आप मुझे बताइए कि वेव कट प्लेटफॉर्म यानी कि टेरेस क्या होते हैं, तो देखिए ये जो आपको सामने ये जो फ्लैट एरिया देखने को मिल रहा है, फ्लैट एरिया को क्या हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं वेव कट टेरेस, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है कि भाई सी क्लिफ्स क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि वेव कट प्लेटफॉर्म यानी कि टेरेस क्या होता है। देखो मैं आपको यहाँ पर अगर टेरेस में आपको जूम करके दिखाऊं तो फिर देखिए, अगर आप डायग्राम के बदले अगर आप इमेज देखेंगे तो देखिए ये होता है हमारा टेरेस। अगर आप इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल एकदम फ्लैट है, और नीचे की तरफ क्या है, ये हमारे हैं क्लिफ्स, और ऊपर की तरफ ये जो हमारे जो लैंडफॉर्म क्रिएट हुआ है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं टेरेस। चलिए फिर, तो हम यहाँ पर दो टॉपिक्स क्लियर करवा चुके हैं, एक है हमारा सी क्लिफ्स और एक है हमारा वेव कट प्लेटफॉर्म यानी कि टेरेस। अब हम यहाँ पर जानते हैं सी केव्स के बारे में। मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ। देखिए आपको ये जो छोटा सा जो आपको ये जो छेद देखने को मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं सी केव। ये बनते कैसे हैं, इसका भी सिंपल सा है। देखिए ये क्या हमारा सी क्लिफ्स है, देखिए ये जो चट्टान है ये क्या है, हमारा खड़ी चट्टान है, सी क्लिफ्स। होता क्या है कि जब धाराएं यानी कि जब जल धाराएं यानी कि जो समुद्र के अंदर जो धाराएं उठती हैं, जब ये वेवलेंथ जब ये सीधा इन दीवारों से टकराती हैं। ठीक है, फिर से देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, जब ये जो धाराएं जब इन दीवारों से इन चट्टानों से लगातार टकराती रहती हैं तो इनके टकराने होने से क्या होता है, जो लूज पॉइंट होते हैं चट्टानों के अंदर वो लूज पॉइंट टूट के गिर जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, जब इस तरह के गड्ढे बन जाते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गुफाएं बोलते हैं हम इसको हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं सी केव्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सी केव्स बन रही है, सी केव्स कैसे बन रही है, ये भी अपर्दन की वजह से बन रही है कि भाई जो जल की धारा है इनको बार बार नॉन स्टॉप इनको हिट करने, तो हिट करने से क्या होता है, यहाँ पर छेद बन जाते हैं, यहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, इन्हीं को हम बोल रहे हैं सी केव्स, हम इसको यहाँ पर बोल रहे हैं। चलिए फिर
तो फिर आपके सामने पीडीएफ है, तो फिर आप इसकी इमेज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है। जब समुद्री धाराएं समुद्री भृगु से टकराती हैं तब वहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कंदराएं बोलते हैं, यानी सी केव्स हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो ही चुका है। आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर अब हम यहाँ पर जानते हैं कि स्टेक क्या होता है। कंदराओं केव्स के निर्माण के कारण इनकी छत टूटकर नीचे गिर जाती है, जिसके कारण समुद्री भृगु पीछे की ओर हट जाते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ चट्टानों के अवशेष कुछ दूरी पर जमा हो जाते हैं, उन्हें हम स्टेक कहते हैं। अब इसको हम धीरे धीरे करके हम यहाँ पर समझेंगे कि इसके अंदर हो क्या रहा है। फिर से हम इस इमेज के पास जाते हैं। मैं ये इमेज आपके लिए जूम कर देता हूँ। ठीक है। ये देखिए आपके सामने ये जो इस तरह का ये जो लैंडफॉर्म आपको ये जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसी लैंडफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, हम इसको यहाँ पर सी स्टेक बोलते हैं। ठीक है। अब जरा समझते हैं कि सी स्टेक ये बन किस तरह से रहा है। देखिए जैसे अभी हमने जाना था कि जो हमारा जो सी केव से बने कैसे, मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर जो समुद्री जो धाराएं हैं वो लगातार इन सी क्लिफ्स पे क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, इनको हिट करते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के गड्ढे बन जाते हैं। जब इस तरह के गड्ढे बन जाते हैं तो ये जो क्लिफ्स होते हैं अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और ये टूट के नीचे की तरफ गिर जाती है। ठीक है। अब देखिए ये जो आपको ये जो पूरी सी क्लिफ्स की जो लाइन देखने को मिल रही है ये पूरी तरह से गिर जाती है, जिसकी वजह से जो समुद्र का जो एरिया होता है वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है और ये जो सी क्लिफ से पीछे की तरफ हट जाते हैं। पीछे की तरफ बोले तो जब ये पूरा ही एरिया जब यहाँ पर ख़त्म हो गया तब फिर एक नया एरिया ये वाला शुरू यहाँ पर हो जाता है। ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है इससे अभी तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि भाई सी क्लिफ्स कुछ इस तरह से बने हैं। जब ये सी क्लिफ्स का एरिया जब पीछे की तरफ हटता है तो यहाँ पर हमें कुछ तरह के जो सेडिमेंट्स हैं, हमारे जो चट्टान है उनका मलबा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। अब ये जो मलबा जो इकट्ठा हो जाता है, देखिए ये यहाँ पर ये जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर पहले सी क्लिफ्स का इतना एरिया हुआ करता था। धीरे धीरे करके यहाँ पे क्या बने, केव्स बने, फिर ये एरिया टूट गया, फिर समुद्र यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ गया, फिर आगे बढ़ते बढ़ते फिर आपके सामने ये जो इमेज यहाँ पर आप देख रहे हो, रुकिए जरा, फिर आपके सामने ये जो आप जो सी क्लिफ्स देख रहे हो, पहले सी क्लिफ्स यहाँ पर हुआ करते थे। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि सी केव्स बने, फिर इसका मलबा टूट गया, फिर इसकी छत गिर गई, फिर धीरे धीरे करके पीछे हटते चले गए, फिर प्रेजेंट टाइम में इस इमेज में यहाँ पे है। तो देखिए फिर हुआ क्या, यहाँ से जो सी केव्स था, यहाँ से हमारा ये जो सी केव्स था, फिर ये सी केव्स के जो मलबा जब टूट के जब कुछ इकट्ठा हो गया, मान के चलिए ये जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, सी स्टेक बोलते हैं। ठीक है। यानी कि स्टोरी क्या थी कि जो हमारा ये जो समुद्री धाराएं हैं ये लगातार हिट कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर सी केव्स बन रहे हैं, यानी कि हमारी गुफाएं बन रही हैं। गुफाएं बनने से सी क्लिफ्स यानी जो समुद्री भृगु है काफ़ी कमज़ोर हो गए, जिससे टूट के पूरी तरह से ये बिखर गए। अब जो हमारा जो इसका जो मलबा है, मलबा हमारा यहाँ पर कुछ इकट्ठा हो चुका है, जैसे इस तरह का मलबा इकट्ठा हो चुका है। इस तरह के लैंडफॉर्म को क्या बोल रहे हैं, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं सी स्टेक, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है। तो फिर चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा पूरा डायग्राम आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो सी स्टेक आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि जो निक्षेपित स्थल रूप है, यानी कि डिपोजिशन लैंडफॉर्म के बारे में हम जानते हैं। पुलिन यानी कि बीचेस आप जानते हैं, आपने गोवा के अंदर आपने बीचेस देखे होंगे और ये किस तरीके के होते हैं, आपने इसकी इमेज यहाँ पर ज़रूर आपने देखी होगी। तो फिर ये पुलिन यानी कि बीचेस हमारे बनते कैसे, तो देखिए ये भी कुछ इसी तरीके से बनते हैं। ये अवसाद जिनसे पुलिन का निर्माण होता है अधिकतर थल से नदियों व सरिताओं द्वारा अथवा तरंगों के अपरदन द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थ होते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये बीचेस क्या होते हैं। देखिए होता क्या कि जो हमारी जो नदियाँ होती हैं वो नदियाँ निकलती हैं पहाड़ों पे से, और उनका जो उद्गम जो होता है, यानी कि उनका जो डेस्टिनेशन होती है, डेस्टिनेशन क्या होता है, वो होता है हमारा समुद्र, है ना।
तो अब होता क्या है कि जब नदियाँ जब समुद्र तक पहुंचने वाली होती हैं तो समुद्र तक पहुंचते पहुंचते उनके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो अपने साथ जो सेडिमेंट यानी कि जो हमारे जो अवसादों को और ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जा पाती, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने साथ जो सेडिमेंट्स है, जो अवसाद हैं, उनका वहाँ पर निक्षेपण करना शुरू कर देती है, उनको डंप करना शुरू कर देती है, जिनकी वजह से क्या बनते हैं, हमारे बीचेस बनते हैं, ठीक है, जो हमारे जो समुद्र के तट हैं वो कुछ इसी तरीके से ही बनते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम जानते हैं टिब्बे यानी कि ड्यून्स के बारे में। ड्यून्स क्या होते हैं? तो देखिए, जो रेत से बने हुए जो ढेर होते हैं, मान के चलिए कि हमारे जो अवसाद है, ठीक है, जो सेडिमेंट्स है, उनका कुछ इस तरह का ढेर बन गया, तो इस तरह के लैंडफॉर्म को हम क्या बोलेंगे? हम इसको ड्यून्स बोलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर एक इमेज से समझिए, ठीक है। तो देखिए, इसके अंदर ये जो आपको एक तरह का जो आपको ये जो लैंडफॉर्म देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्या ये रेत का ढेर है? इसी को हम क्या बोलते हैं? इस ढेर को हम क्या बोलते हैं? ड्यून्स हम इसको यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। तो फिर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर हम इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ चुके हैं तरंगे व धाराओं के बारे में, तो हमने जाना ही, और साथ में हमने अपरदित स्थल रूप को भी हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पर वीडियो कैसी लगी आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए। हमारी जो लास्ट वीडियो होगी, हमारा लास्ट टॉपिक रहता है पवन। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे कि जो विंड से हमारे किस तरह के लैंडफॉर्म हमारे यहाँ पर क्रिएट होते हैं। तो आप सारी वीडियो को देखने के लिए आपके पास टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता है, तो उसके लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को देखने के लिए, कमेंट्स करने के लिए धन्यवाद।